ओके सो इसके पिछले वाले पार्ट में हमने डिफरेंट टाइप के कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड रिसिप्ट के बारे में सीखा था और इस वाले पार्ट में हम डिफरेंट टाइप के बजट डेफिसिट्स और उनके इंप्लीकेशंस के बारे में सीखेंगे। सो डेफिसिट का मतलब लॉस या नुकसान होता है और जब गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट से ज्यादा हो जाते हैं तो हम इसे बजट डेफिसिट बोलते हैं। यानी कि अर्निंग से 100 रुपीज और खर्च कर दिए 120 रुपीज तो डेफिसिट हुआ 20 रुपीज का। और यहाँ पर जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर से मिलकर बना होता है जिसे हम बजट एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। एंड सो ऑन द टोटल रिसिप्ट्स दैट आर आल्सो नोन एज बजट receipts. So budget deficit would be when budget expenditures are greater than budget receipt. अब ये budget deficit भी तीन टाइप का होता है जिसमें आता है fiscal deficit और जिसका फॉर्मूला budget deficit के जैसा सेम ही होता है, बस इसमें budget receipts में से borrowings को लेस कर दिया जाता है। और जब पर्टिकुलरली हमारे revenue expenditures revenue receipts से ज्यादा होंगे तो इसे revenue deficit बोला जाता है। budget expenditure and receipts में दोनों ही capital and revenue receipt and expenditure को लिया जाता है, बट revenue deficit में हम सिर्फ revenue वाले पार्ट को लेते हैं। एंड देन fiscal deficit में से interest payments को लेस करने पर हमें मिलता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। देखो एक बात तो तय है कि अगर गवर्नमेंट 100 रुपीज अर्न करके 120 रुपीज स्पेंड कर दे रही है तो वो जो एक्स्ट्रा 20 रुपीज है वो गवर्नमेंट बोरो करके लोन की फॉर्म में ला रही होगी। अब सपोज करो कि ये जो 20 रुपीज का डेफिसिट क्रिएट हुआ है इसका एक रीजन गवर्नमेंट के पिछले लोन्स पर दिया गया इंटरेस्ट है जो कि सपोज करो 8 रुपीज का है, तो इसका मतलब प्राइमरी डेफिसिट हुआ 20 माइनस 8 12 रुपीज का, जो कि बताता है कि गवर्नमेंट ने करंट ईयर की पॉलिसीज के लिए सिर्फ 12 रुपीज का ही डेफिसिट किया है और वो जो 8 रुपीज है वो तो पास में लिए गए लोन से रिलेटेड थे। इसलिए गवर्नमेंट अपना प्राइमरी डेफिसिट जानने के लिए उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट को लेस कर देती है। तो आओ अब बात करते हैं द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इम्प्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट पर। तो फिस्कल डेफिसिट का जो पहला इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है वो है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। देखो जैसा कि हम जानते हैं कि डेफिसिट बजट में गवर्नमेंट अपनी इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर करती है और इन एक्सपेंसेस को करने के लिए गवर्नमेंट आरबीआई से लोन लेती है। अब होगा ये कि गवर्नमेंट जितना ज्यादा खर्च करेगी उतना ही ज्यादा लोगों के पास पैसा पहुंचेगा। अब इसे ऐसे समझो कि सपोज करो कि गवर्नमेंट एक हाईवे बना रही है तो गवर्नमेंट हाईवे बनाने के लिए जितने भी लोगों से लैंड खरीदेगी उन सबके पास पैसा पहुंचेगा। इसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्टर के पास, वर्कर्स के पास, रोड बनाने वाली कंपनी और उस कंपनी के शेयर होल्डर्स इन सब के पास पैसा पहुंचेगा। एंड दैट्स हाउ इट विल लीड टू इंक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। एंड जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है और गुड्स लिमिटेड होती है तो उनके लिए लोग ज्यादा प्राइसेस भी पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं और जिससे कि इकोनॉमी में महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। इसे ही हम इन्फ्लेशनरी स्पाइरल बोलते हैं। एंड देन द सेकंड पॉइंट इज नेशनल डेट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फिस्कल डेफिसिट को बोरोइंग या फिर लोन से फंड किया जाता है, इसलिए इससे नेशनल डेट इंक्रीज हो जाता है और क्योंकि नेशनल इनकम का एक बहुत बड़ा पार्ट इन डेट्स को पे करने के लिए यूज में लिया जाता है इसलिए इससे जीडीपी ग्रोथ भी हिंडर होती है। अब अगर इकोनॉमी में कांस्टेंट फिस्कल डेफिसिट रहेगा तो इससे जीडीपी की ग्रोथ भी लो बनी रहेगी क्योंकि वो बहुत सारा पैसा जो कि जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकता था उस पैसे को पास्ट लोन्स को पे करने के लिए यूज में लिया गया। और क्योंकि अब जीडीपी ग्रोथ लो है तो अगेन हमें बोरोइंग्स लेकर काम चलाना पड़ेगा और जिससे कि इकोनॉमी एक नेवर एंडिंग विशियस साइकिल में फंस जाएगी। एंड दैट इज द विशियस सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ। अब सपोज करो कि बैंक्स के पास लोन देने के लिए सिर्फ 100 रुपीज ही है जिसमें से कि 80 रुपीज गवर्नमेंट ने अपने फिस्कल डेफिसिट को फंड करने के लिए ले लिए। अब जिसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टर्स को देने के लिए बैंक्स के पास सिर्फ 20 रुपीज ही बचे और जिसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टर्स को लोन कम तो मिलेगा ही, साथ ही साथ शॉर्टेज की वजह से हाई इंटरेस्ट रेट्स पर भी मिलेगा तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स लोन नहीं लेना चाहेंगे एंड दिस विल लीड टू लेस इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। और कुछ इस तरह से गवर्नमेंट प्राइवेट इन्वेस्टर्स को क्राउड आउट कर देती है और इसे ही हम क्राउडिंग आउट इफेक्ट भी कहते हैं। एंड पॉइंट नंबर 5 बताता है कि हाई फिस्कल डेफिसिट की वजह से गवर्नमेंट को बार बार लोन लेना पड़ता है जिससे कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट गवर्नमेंट में लूज होने लगता है क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगता है कि गवर्नमेंट तो डेट में डूबती जा रही है और कहीं साथ साथ उनका इन्वेस्टमेंट भी ना डूब जाए, जिससे कि इन्वेस्टर्स डोमेस्टिक इकोनॉमी में से अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं और इसके रिजल्ट में जीडीपी की ग्रोथ भी रिड्यूस हो जाती है। और आगे आते हैं हमारे रेवेन्यू डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस। हम जानते हैं कि डेफिसिट के बढ़ने के साथ साथ गवर्नमेंट की बोरोइंग्स भी बढ़ती जाती हैं क्योंकि डेफिसिट को फंड करने के लिए गवर्नमेंट जनरल पब्लिक, आरबीआई या फिर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन से पैसा बोरो करती है। इन द पॉइंट नंबर 2 हम जानते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ज्यादा हो जाने से रेवेन्यू डेफिसिट होता है। सो इससे कोप अप करने के लिए गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स लाइक सब्सिडीज को कट करना स्टार्ट कर देती है जिससे कि सोशल वेलफेयर भी हिंडर होता है। और कभी कभी गवर्नमेंट को इस डेफिसिट को फंड करने के लिए अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स भी बेचने पड़ते हैं जिसे कि हम डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट का इकोनॉमिक कंट्रोल रिड्यूस होने लगता है और फॉरेन कंपनीज का डोमेस्टिक इकोनॉमी में कंट्रोल बढ़ने का रिस्क भी बढ़ जाता है। अब आते हैं हमारे प्राइमरी डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस। प्राइमरी डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस बिल्कुल फिस्कल डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस की तरह ही होते हैं, बस डिफरेंस है तो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स का, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट को प्राइमरी डेफिसिट बनाने के लिए उसमें से हम इंटरेस्ट पेमेंट्स को हटा देते हैं। ओके, सो अब बात करते हैं बैलेंस बजट की। सो जब गवर्नमेंट की रिसीट्स गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स के एक्जैक्टली इक्वल होती है तो ऐसे बजट को हम बैलेंस बजट बोलते हैं। और इसकी सबसे बड़ी मेरिट ये होती है कि गवर्नमेंट वेस्टफुल एक्सपेंडिचर में इंडल्ज नहीं होती है। फंडा बिल्कुल सिंपल है कि जितना कमाया सिर्फ उतना ही खर्च किया, इसीलिए इस टाइप का
बजट इकोनॉमी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी इंश्योर करता है। बट अगर इकोनॉमी में लो एग्रीगेट डिमांड की वजह से होने वाला अनएम्प्लॉयमेंट प्रेजेंट है तो इस तरह का बजट वहाँ पर एक डिमेरिट भी बन जाता है, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में गवर्नमेंट को चाहिए कि वो थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंडिचर करे, जिससे कि लोगों के पास थोड़ा ज्यादा पैसा पहुंचे और एग्रीगेट डिमांड एंड प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। सो इसीलिए इस टाइप के बजट को लेस डेवलप्ड कंट्रीज के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता है, क्योंकि लेस डेवलप्ड कंट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए उनको एक किक स्टार्ट की जरूरत होती है, जो कि उन्हें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बढ़ने से ही मिल सकता है। ओके, सो अब बात करते हैं अपने चैप्टर के लास्ट पार्ट, दैट इज अनबैलेंस बजट की, जो कि दो टाइप का होता है, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट। सरप्लस बजट वो बजट होता है जहाँ पर गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से ज्यादा होती हैं, और डेफिसिट बजट में जस्ट इसका उल्टा, गवर्नमेंट रिसिप्ट्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से कम होती हैं। अब ऐसी इकोनॉमीज जहाँ पर मनी सप्लाई ज्यादा होने की वजह से ऑलरेडी इन्फ्लेशन हो रखी है, उनमें रिकमेंडेड ये होता है कि गवर्नमेंट अपनी रिसिप्ट्स को थोड़ा सा ज्यादा रखे, यानी कि लोगों पर थोड़ा ज्यादा टैक्स इंपोज करे, ताकि लोगों के पास थोड़ा कम पैसा बचे और इन्फ्लेशन को करेक्ट किया जा सके। अब ध्यान रहे कि अगर इकोनॉमी ऑलरेडी डिप्रेशन फेस कर रही है, यानी कि लोगों के पास ऑलरेडी पैसा बहुत कम है, तो ऐसी सिचुएशन में ये बजट रिकमेंडेड नहीं होता है। डिप्रेशन को करेक्ट करने के लिए डेफिसिट बजट रिकमेंडेड होता है, क्योंकि डिप्रेशन के पीरियड में लोगों के पास पैसा नहीं होता है, उनकी इनकम ऑलरेडी लो होती है, तो लोगों के पास पैसा पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा देती है, जिसे कि हम डेफिसिट बजट बोलते हैं। और ध्यान रहे कि ये बजट इसके अपोजिट इन्फ्लेशन की सिचुएशन में रिकमेंडेड नहीं होता है। तो आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस एंड सब्सक्राइब।